जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि एक लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार है जिसका लेंथ है 1.0 मीटर। आपको नजर आ रहा है कि एक यूनिफॉर्म बार है। यूनिफॉर्म बार रॉड किसको बोलते हैं? जो हर तरफ से बराबर हो, यूनिफॉर्म एक जैसा, कहीं से इसकी लेंथ विड्थ हर जगह से यूनिफॉर्म हो, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म बार रॉड। ठीक, ये एक यूनिफॉर्म बार रॉड है आपके सामने। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि ये पूरा दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, फिर से हमने इस यूनिफॉर्म बार रॉड को एक शार्प एज पे बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, और 2 वेट सस्पेंड किए हुए हैं। ये 2 वेट जो है, इस दफा इन दोनों वेट्स के हमें वैल्यू नहीं गिवन, यानी हमें वेट एज अ फोर्स नहीं गिवन, हमें ये मैसेज गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। जब तुम्हें मैस गिवन हो तो तुम्हें अभी इनकी वेट चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो फोर्स इनटू मोमेंट आर्म है, मैस इनटू मोमेंट आर्म तो नहीं है। बट नो प्रॉब्लम, मैस गिवन हो तो हम उसका वेट ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर्मूला याद करो, जब ये मुझे गिवन है तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है नियर द सरफेस ऑफ द 10 ms-2। मैसेज गिवन है दोनों तुम्हारे पास, ये रहा, बल्कि एक मैस मांग लिया तुमसे, m2 मांग लिया, नो प्रॉब्लम। हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर और फिर हम देखेंगे कि m2 जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे आता है, राइट साइड पे आता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के हिसाब से। खैर, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है जिसमें पूरा ये रॉड जो है वो क्या कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है के तौर पे घूम रहा है, मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये रहा तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक हो गया, फिक्स पॉइंट है, क्योंकि इसके शार्प की नोक पे तुमने पूरा रॉड बैलेंस किया हुआ है, मतलब ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट हुआ। अब फिक्स पॉइंट को हम मानते हैं पाइवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि उसी पे इस रॉड ने क्या होना है, घूमना है, घूमने। अब इस रॉड से यहाँ जहां इसका सस्पेंडिंग पॉइंट है, जहां सस्पेंड किया हुआ है, ये वाला, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा डेफिनेटली। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस मान लिया 0.2 मीटर, फिर इसी तरह लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से अदर साइड पे जो आपके पास ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये फासला मान लिया सेकंड मोमेंटम 0.3 मीटर। 2 मोमेंटम, once again principle of moments, anti-clockwise movement should balance the clockwise movement, या फिर clockwise movement जो है वो बैलेंस करने वाला है anti-clockwise movements को। क्लियर हुआ? ये फिर से आपके प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन लगेगा इसमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम सीजीडी बना लेते हैं इसके लिए कुछ ऐसे कि हमें ये देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे होगा। देखो, ये तो तुम्हें गिवन नहीं, इसका वेट भी तुम्हें नहीं पता कि तुम अंदाजा लगा सको कि इसने किधर को गिरना है या कहां को मूवमेंट प्रोड्यूस होनी है। तो इसको छोड़ देते हैं, m2 को इसकी तरफ आ जाते हैं। इसका मैस बजाहिर गिवन है 0.6 kg, उसका मैस हमें पता नहीं। बात याद रखना वही वाली, अगर ये मैस 0.6 kg है तो दूसरा मैस इससे कम होना चाहिए, और अगर दूसरा मैस इससे कम है तो उसका वेट भी इससे कम होना चाहिए। ये बातें आपने यहां से सोचनी है। क्या कहा था, एक चीज बढ़ेगी, अदर चीज कम होगी। अगर इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज में अगर फोर्स ज्यादा है, क्लॉकवाइज में फोर्स कम होनी चाहिए। अगर यहाँ मोमेंटम क्लॉकवाइज में ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज में कम होनी चाहिए। ठीक, तो यहां मान लें कि 0.6 kg मैस m1 का मैस m2 से बड़ा है। अगर m1 का मैस मैं मान लूं कि m2 से बड़ा है तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि w1 फिर w2 से बड़ा होगा। मतलब पहला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कुछ ऐसे प्रोड्यूस होना है। क्लियर हुआ? समझ आ गई बात? अगर तुम्हें नहीं गिवन m2 या w2 तो नो प्रॉब्लम, आपने जस्ट एज्यूम कर लेना है कि ये उससे बड़ा है। समझ आ गई? और अभी आपको आंसर भी बता देगा कि मैस m2 से छोटा है, उससे छोटा आना भी होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में अगर m1
M1 बड़ा है तो M2 इससे छोटा आना चाहिए, और आएगा भी, क्योंकि उसका वेट उससे छोटा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, उसको आप क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। सर पर हमें इसके मोमेंट आर्म से पता चल सकता है ना कि मोमेंट आर्म जो देखिए पहले मास 1 का जो है वो 0.2 मीटर था, वो कम था और वेट बड़ा था। अब उधर देखिए मोमेंट आर्म 0.3 मीटर हो गया, तो इस तरह पता चल सकता है वो बड़ा है तो वेट कम होगा। यस, आप सही कह रहे हो, लेकिन हम चूंकि मोमेंट आर्म से ज्यादा, मोमेंट आर्म तो चलो डायरेक्ट रिलेट करता है, टा इज डायरेक्टली अपोजिशन टू डी मोमेंट आर्म, ये बढ़ने से ये बढ़ता है, लेकिन जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट है ना, घुमाना जो है बॉडी का एक्सिस के गिर्द, वो ज्यादातर फोर्स से पता चलता है। हम फोर्स से प्रोमिनेंट पता चलता है कि बॉडी नीचे को झुकेगा तो किस फैक्टर से ज्यादा झुकना चाहिए इसको, तो यहाँ मास के फैक्टर से झुकेगा। जाहिर मोमेंट आर्म के बड़े छोटे होने से वेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट को मास से फर्क पड़ता है। फार्मूला बता रहा है, इस फार्मूला में कहीं मोमेंट आर्म है नहीं ना, सिर्फ मास है। तो मास ऑफ द बॉडी व्हिच गिव अस कांसेप्ट ऑफ वेट, तो इस बॉडी का वेट ज्यादा है, उसका काम है। अगर इसका वेट ज्यादा तो पहले एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये प्रोड्यूस करेगा और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। समझ आ गई? अब हम कंडीशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या कहता है एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि सबसे पहला इसका कंडीशन, इसका जो है दैट इज समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0, यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। जी वैल्यू पिक करते हैं यहां से। अगर हम सिर्फ फर्स्ट फार्मूला लिख ले, हम इसको W1 का नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं W2 का। जाहिर सी बात है, ये जो सस्पेंडेड मैसेज हैं, वेट है, इनके सेंटर से हमने W लेनी है। जहां पे इंटायर मैस कन्फाइंड होता है वहीं से तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक, इंटायर मैस के सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटीज लेंगे W2 W1। ठीक हो गया, तो इसको हम कह देते हैं W1 क्रॉस इस मोमेंट आर्म को D1 कह देते हैं, इसी तरह W2 क्रॉस D2। याद रहे W1 W2 आर द weights of first block and second block respectively, and D1 and D2 are the moment arm of first and second block respectively। ठीक हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले जरा वेट को कन्वर्ट कर देते हैं mg में, क्योंकि मेरे पास वेट का डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे पिछले एग्जांपल में वेट का डायरेक्ट वैल्यू था आपके पास, सो अब हम मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका अल्टरनेट मेरे पास फार्मूला मौजूद है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं m1g क्रॉस d1, इसको कह देता हूं m2g क्रॉस D2। समझ आ गई यहां तक? सिंपल आप पहले पुट कर दीजिए, जो कि पुट की हुई है यहां पे, आपके पास आ जाएगा 0.6 kg n2 10 n2 0.2 मीटर। ठीक, सिमिलरली M2 मेरे पास नहीं है पॉइंट, N2 10 N2 D2 मुझको गिवन है 0.3 मीटर। सारी वैल्यूज जो है ये इसमें हमने पुट कर दी है। मुझे सिंपल M2 से मतलब है, वो मुझे चाहिए ये वैल्यू M2। ठीक है, तो M2 को जरा रखते हैं राइट साइड पे, बाकी सब वैल्यूज ले जाते हैं अदर साइड पे। 0.6 kg क्रॉस 10 क्रॉस 0.2 मीटर बाय 10 मल्टीप्लाई 0.3 मीटर। समझ आ गई?
10 से कैंसिल। अब मुझे मिलेगी m2 की वैल्यू फाइनली 0.4 kg। देखो हर चीज क्लियर है। कैसे बोला? देखो m1g into d1 इक्वल टू m2g into d2। बताए d1 तुम्हें छोटा दिया गया, ठीक है, तो d2 यहां बढ़ा दिया गया। नजर आ रहा? बढ़ गया ना? अब मैश m1 देखिएगा, 0.6 kg बजाय ज्यादा था, दैट्स व्हाई मैंने कहा इसको एंटी क्लॉकवाइज आना होगा। अब m2 की वैल्यू देखो, वही ऐसे छोटा पड़ गया 0.4 kg। This is the sum of all torque acting on a body is 0। ये वाला इफेक्ट जो राइट पे मौजूद है, ये इस पूरे लेफ्ट को पूरी तरह कैंसिल कर रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, तो जितनी यहाँ ज्यादा है उतनी यहाँ कम ही आ रही है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल, बैलेंसिंग। दैट्स व्हाई सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। आपको फिर से इसकी एक एप्लीकेशन मिल गई है। इसका असल वो है एप्लीकेशन बेस्ड मेथड, यानी जिसमें आपने इसकी एप्लीकेशन यूज कर लिया कि आप कैसे जो है वो सम ऑफ टॉर्क को 0 कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है।